किसी पर 14-15 मुकदमे तो कोई इससे पहले जा चुका है जेल। अतीक और अशरफ के हत्यारों की पूरी क्राइम कुंडली सामने आ चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ये, हत्यारों का बॉस कौन। लगातार टीवी9 भारतवर्ष की इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंतानी मौजूद हैं। कुछ ही देर में अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम शुरू होगा। ये इस वक्त की ताजा अपडेट आ रही है। अतीक अशरफ के शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाए गए। कॉलविन अस्पताल में एक्सरे के बाद पोस्टमार्टम शुरू होगा। अस्पताल में अतीक अशरफ का फुल बॉडी एक्सरे हुआ है। ये ताजा जानकारी सामने आ रही है और मुमकिन है कि पोस्टमार्टम के बाद कुछ और सवालों के जवाब हमारे सामने हों। मैं इस वक्त कॉलविन हॉस्पिटल के गेट नंबर 1 पर हूं और इसी हॉस्पिटल में अतीक और अशरफ की डेड बॉडीज को लाया गया है। इसमें देखिए पुलिसकर्मी सवार है और इनके हाथ में कागजात है वो पोस्टमार्टम के लिए, और एक्सरे हो गया है। एक्सरे होने के बाद दोनों की डेड बॉडीज इस वक्त निकल रही है। एक बार दिखाने की कोशिश करिए जरा ऊपर से। दोनों की डेड बॉडीज जो है उसी इसी एम्बुलेंस में है। फिलहाल इस एम्बुलेंस के जरिए डेड बॉडीज को SRM मेडिकल कॉलेज में ले जाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है। अतीक की बॉडी निकल चुकी है और दूसरा एम्बुलेंस अंदर दाखिल हो गया है। अशरफ की डेड बॉडी जो है वो अंदर है और अशरफ की डेड बॉडी निकल के SRM जाएगा, जहां दोनों का पोस्टमार्टम होगा। एक्सरे पोस्टमार्टम से कराना पहले बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब बुलेट इंजरी होती है तो यह जानना बहुत आवश्यक होता है कि गोली कहां कहां फंसी है, कितनी गोलियां लगी है और क्या डेड बॉडी के अंदर कोई भी कारतूस अभी है। उसको जानने के लिए एक्सरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए विपिन चौबे हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट दे रहे हैं और एक्सरे के लिए ले जाया गया पहले शवों को और अब थोड़ी देर में पोस्टमार्टम शुरू होगा। हमारे तमाम सहयोगी, तमाम संवाददाता लगातार कल रात से ही हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की अपडेट से करा रहे हैं। वाकिफ पंकज झा ग्राउंड जीरो से एक बार फिर लाइव हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। विपिन चौबे लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। विनय रघुवंशी भी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। विपिन, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, पोस्टमार्टम में अभी कितनी और देर लगेगी? पोस्टमार्टम कितनी देर में शुरू होगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 4-5 घंटे तक पोस्टमार्टम चलना है, वीडियोग्राफी होनी है, और क्या डिटेल्स मिल पा रही है? देखिए अतीक अहमद का शव एक्सरे कराने के बाद इस जो कॉलविन चिकित्सालय है यहां से निकाला जा चुका है और बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती। आप देखिए ये गेट नंबर 1 है मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय, जिसे कॉलविन हॉस्पिटल भी कहा जाता है। कल यही मेडिकल के लिए लाया गया था और यही हत्यारों ने गोली मारकर दोनों माफिया ब्रदर्स की हत्या कर दी थी। और आज एक्सरे के लिए, क्योंकि पोस्टमार्टम के पहले की प्रक्रिया है कि बॉडी में जब बुलेट इंजरी होती है तो एक्सरे मैंडेटरी है, इसलिए एक्सरे कराने के लिए वापस उसी जगह लाया गया है जहां पर कल गोलीकांड में दोनों की मौत हो गई थी। अतीक अहमद का शव एक्सरे कराने के बाद निकल चुका है मॉर्चरी के लिए, SRM मॉर्चरी में, और उसके बाद अशरफ का शव फिलहाल अंदर है। दूसरा एम्बुलेंस अंदर दाखिल करा दिया गया है, अंदर उसे बैक करके लगा दिया गया है। एक्सरे की प्रक्रिया चल रही है समीर, और इसके बाद एक्सरे कराने के बाद वो भी यहां से निकल जाएगा। माना यह जा रहा है, खबर यह आ रही है कि अतीक अहमद के शव का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। 3 बजे का टाइम दिया गया था कागजी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, और 3:10 का वक्त होने को आया है और यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि 3 बजे के आसपास उनके शव का पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। लगभग 1 से 2 घंटे का वक्त लगेगा समीर, और उसके बाद तब तक दूसरा भी शव पहुंच जाएगा। अगर समय से दोनों का पोस्टमार्टम हो गया तो शव परिवार को आज सौंपा जाएगा और आज ही दोनों को सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन अगर रात हो गई तो शायद संभावना है कि आज रात भर उनका शव मॉर्चरी में रहेगा और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है विपिन, अतीक पर पहली गोली चलाने वाले अरुण के घर टीवी9 भारतवर्ष पहुंच गया है। कासगंज में अरुण मौर्य को कालिया के नाम से जाना जाता है। 6 साल से बाहर रह रहा था शूटर अरुण मौर्य, और 6 साल से बाहर रह रहा था, और अब जाकर 6 साल बाद अरुण मौर्य, जिस पर बहुत बड़ा आरोप है, अतीक पर गोली इसी ने चलाई, पहली गोली चलाने वाला अरुण। और अरुण के घर से ही हमारे सहयोगी प्रत्यूष इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रत्यूष, इस अरुण मौर्य की क्राइम कुंडली क्या है? 6 साल से घर पर नहीं था, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड क्या है इसका? देखिए क्राइम कुंडली अरुण मौर्य की आपको बताएं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अरुण मौर्य के घर की स्थिति बता देता हूं। ये अरुण मौर्य का घर है। कल तक कोई इस गांव को नहीं जानता था, इस घर को कोई नहीं जानता था, लेकिन अतीक और अशरफ पर जिस तरीके से गोलियां बरसाई गई और उसमें नाम आया अरुण का, लवलेश का और सनी का नाम आया। ये गांव जो बघेला पुख्ता गांव है कासगंज का,
ये सोरो थाना क्षेत्र पड़ने वाला, अचानक से ये गांव सुर्खियों में आ गया। और आपने क्राइम कुंडली की बात की तो उस पर मामला चल रहा है जीआरपी के सुरक्षा कर्मी की हत्या का, गोलीकांड का, वो भी कई साल पहले का, जिस वक्त उसकी उम्र 18 साल से कम हुआ करती थी। और वो उस वक्त ठीक है प्रत्युष, मैं आता हूं आपके पास। विपिन चौबे के पास एक और अपडेट आ रही है। विपिन, ओवर टू यू। देखिए, जिस क्षण का इंतजार किया जा रहा था, अब अशरफ का शव भी दूसरे पोस्टमार्टम में इस वक्त ला दिया गया है और तमाम जो पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात है उनको साइड किया गया है। गेट खुलने का इंतजार करिए। मुझे अंदर डॉक्टर दीपक तिवारी नजर आ रहे हैं, जिनकी आज पोस्टमार्टम हाउस में ड्यूटी है, वो मुझे अंदर नजर आ रहा है। अंदर कुछ पुलिस के अधिकारी नजर आ रहे हैं जिनकी देखरेख में यह सब कुछ हुआ है। और देखिए, गेट खुलने जा रहा है। गेट खुलते ही एम्बुलेंस बाहर आएगा और सीधे डेड बॉडी को मोर्चरी ले जाया जाएगा, जहां अतीक अहमद के साथ अशरफ अहमद के शव का भी पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तमाम पुलिसकर्मियों को सक्रिय भूमिका में इस वक्त आप देख सकते हैं, ये तमाम पुलिसकर्मी पीएससी से ताल्लुक रखते हैं। और आप देखिए, गेट खुलने जा रहा है, कुछ अधिकारी बाहर आ रहे हैं, कुछ क्षणों का इंतजार है और उसके बाद इस शव को रवाना कर दिया जाएगा मोर्चरी के लिए। तमाम जो पुलिसकर्मी तैनात है, इन्होंने बॉडी कैप्स पहन रखे हैं। ये डॉक्टर्स की टीम है। डॉक्टर दीपक तिवारी है। डॉक्टर साहब, एक्सरे हो गया और इसके बाद अब क्या प्रक्रिया है आगे की? हाँ डॉक्टर साहब, दीपक जी, हम लोग प्रक्रिया फाइनल करने के बाद ही कुछ बोल सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक्सरे में क्या निकला? कितनी गोलियां मारी गई है, कुछ अंदाजा? डॉक्टर साहब, कितनी गोलियां, क्या अंदाजा? ये देखिए, डॉक्टर दीपक तिवारी, ये वो पूरी टीम है जिसके लीड में, जिसकी अगुवाई में ये पोस्टमार्टम किया जाएगा। और देखिए, आ गया वो एम्बुलेंस, आ गई एम्बुलेंस की तस्वीरें देखिए। अशरफ इस एम्बुलेंस में सवार है, दो जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उसमें। आगे चल के तस्वीरें दिखाओ, रोहित तस्वीरें दिखाओ, बढ़ो तस्वीरें दिखाओ आगे से। देखिए, अशरफ का शव पीछे से, अशरफ का शव यहाँ पर रखा हुआ है। अशरफ के शव की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये एम्बुलेंस है जिसमें अशरफ का शव था, पहले अतीक का शव के पोस्टमार्टम के पहले एक्सरे हुआ। और अब देखिए, तमाम पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में इन शवों को अब मोर्चरी ले जाया जा रहा है, जहां पर इनका पोस्टमार्टम होगा। और आप देखिए, कितना बड़ा लाव लश्कर, डॉक्टरों की टीम, एसडीएम की टीम समेत तमाम ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं। सबकी मौजूदगी में ये एक्सरे कराया गया है और अब पीएम कराने की तैयारी। पीएम के लिए एसआरएम मेडिकल कॉलेज ले जाया जाएगा, जहां पहले से अतीक अहमद का शव पहुंच चुका है और अशरफ का शव यहां से एम्बुलेंस लेके रवाना हो चुका है। समीर, ठीक है विपिन, बने रहेंगे आप हमारे साथ। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीके जैन साहब, पूर्व आईपीएस ऑफिसर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश त्रिपाठी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के। नावेद सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। नावेद साहब, पहला सवाल आपसे, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार एक बात कह रहे हैं कि प्रदेश में भय का वातावरण फैलाने की कोशिश की जा रही है और ऐसा जानबूझकर कुछ लोग कर रहे हैं, किस तरफ है इशारा आपका? समीर भाई, आज आपका जो डिबेट रखी है जी, इसमें टाइटल आपने रखा है कि बॉस कौन। तो मेरी बात जरा गौर से समझिएगा, थोड़ा साल कुछ पीछे लेके चलेंगे आप, तो थोड़ा वक्त दे दीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि बहुत पहले आपने देखी होगी, हिंदुस्तान के पर्दे का माफिया अगर कोई बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा माफिया अगर कोई रहा है, तो वो गब्बर सिंह था। गब्बर सिंह ने अपने 3 आदमी भेजे थे किसी को मारने के लिए, और उनसे पूछा था जब वो लौट के आए कि कितने आदमी थे, तो सरदार 2 आदमी, वो 2 और तुम 3, फिर भी खाली हाथ आ गए। बहुत नाइंसाफी है, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तो गब्बर सिंह ने उनको सजा दे दी। अब ये 3 जो थे, इधर भी 3 आदमी थे और किसको मारने पहुंचे? 2 लोग। अब शोले का पूरा सीक्वेंस देखिए चल रहा है आपके स्क्रीन पे कि तो अब वो तीनों को लगा कि भाई वो पिछले 3 कौन लगता है बॉस कौन है? देखिए, ठीक है नावेद सिद्दीकी, माफ कीजिए मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा मैं रोक रही हूँ। हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं और वो एक एक डिटेल्स दे रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास नावेद सिद्दीकी साहब। प्रत्युष कुछ बताना चाह रहे हैं। जी प्रत्युष, ओवर टू यू। जी, तभी मेरी बात अधूरी रह गई थी, क्योंकि टीवी 9 ग्राउंड जीरो से आपको पल पल की रिपोर्ट दे रहा है। और जो शूटर, जिस 3 शूटर में से एक अरुण मौर्य और कालिया, उनकी चाची यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। अब ये बताइए कि ये जो कालिया है आपका भतीजा, ये आखिरी बार कब घर आया था? यहाँ से चलेगा जी 16-17 साल है। उसने मर्डर कब किया था जीआरपी पुलिस जवान का? हमें जावात की कोई पता नहीं, जावात की हमें कोई पता ना है। अच्छा,
उसके माता पिता तो बहुत पहले गुजर गए। हाँ हमारी शादी से खत्म पहले ही है गई ना। हाँ। तो हमें न मालूम है कि कहाँ खत्म है गई नहीं। आखिरी बार आपने कब देखा था कालिया को? जैसे शोरों में जाते हम हाँ। तो दिख जाते बूंद ना आई हमसे। क्या इमेज थी गांव में उसकी? क्या करता क्या था वो? यहाँ पे हाँ? 8-9 साल के तब का करते कछु ना रोटी खाते उदम मचाते। हमने डांट दे मैंने कि तुम हर समय गंदे फिरता मैं नहा ना धो ना कपड़ा फाटता बाल का नमाता पड़ोसन में लड़ाई करता। वो घर से कब से गायब है? 10-11 साल की उम्र से? हाँ संगत कैसी थी उसकी? संगत कैसी थी? कढ़ाई जैसे मकानों पल्ला वापस कूद जाते जी। हाँ। तो हम कहते हाथ पैर टूट जाएंगे तुम उदम मत नहीं, आपने सुना ना कि भाई जीआरपी के जवान की हत्या में उसका नाम आया? ना मैंने सर ऐसी कोई ना सुन। अच्छा, ये आपको कब पता चला अतीक का मर्डर किया उसने? आपको कब पता चला? हम रोटी देने गए हमारे गेहूं कट रहे हैं खेत में। हाँ। हम आए तो हमारे घर लोग सब जने जहाँ हाँ। 10 बजे रही हुए 4 साढ़े 9। हमने कही पुलिस वाले से पूछी हमने कहा हमारे घर क्यों आए हो तुम? हमने कुछ बात है। हाँ। मैंने कही अरुण को फोटो दिखाओ। क्या अरुण ने ऐसे ऐसे हत्या कर दी। अच्छा। तो हमने कही अरुण ने कर दी है कैसे का बात है? तब मैंने पूछी कहाँ रहता है हाँ। हाँ। अरुण? तब मैंने कही सोरों कहती सोरों रहता ये है। कब की फोटो है अरुण की? जरा दिखाइएगा जरा। ये अरुण की फोटो है, ये कालिया की फोटो है। ये क्या उम्र रही होगी अरुण की इस वक्त? इतनी उम्र से तो होंगे 18-19 साल के हैं। इतनी उम्र से अभी कितनी उम्र हो गई होगी अरुण की? 25 से कम ना होंगे। 25 से कम नहीं होगा। 25 साल से कम उम्र नहीं होगी अरुण मौर्य की, ये कहना है अरुण के घर वालों का। और आपने अगर वो वीडियो देखा होगा ताजा शूटआउट का तो उसमें जो पहली गोली कनपट्टी पर मारता हुआ अतीक अहमद के नजर आ रहा है वो है अरुण मौर्य, जो इस वक्त शूटर सनी सिंह का माफिया सुंदर भाटी से था कनेक्शन। जी हां, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हमीरपुर जेल में रहते समय कई बड़े अपराधियों से बनाए थे इसने संबंध। सुंदर भाटी से शूटर सनी सिंह ने की थी मुलाकात। सनी पर सुंदर भाटी गैंग के लिए काम करने के आरोप लगे थे, यानी सुंदर भाटी गैंग से कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है एक शूटर, एक हमलावर सनी सिंह का। और ये भी जानकारी मिली है कि हमीरपुर जेल में कई अपराधियों से संपर्क किया था, कई कैदियों से शूटर सनी सिंह ने संपर्क किया था। और विपिन जिस तरह से हम जितेंद्र हमारे साथ हैं, जितेंद्र हमारे साथ हैं। जितेंद्र, ये जो जानकारी मिल रही है सनी सिंह के बारे में कि कई कैदियों के साथ भी संपर्क थे और हमीरपुर में भी एक अपना गैंग चला रहा था, सुंदर भाटी गैंग से भी जुड़ा हुआ था, क्या जानकारी और मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए सनी के ऊपर जो हमीरपुर का कुरारा थाना है वहाँ पर तकरीबन 14 के करीब मुकदमे दर्ज है और इनमें 307 यानी कि हत्या का प्रयास, इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट, साथ ही आर्म्स एक्ट, ऐसे संगीन धाराओं में इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही ये भी पता चला है कि साल 2013 में जिस वक्त ये हमीरपुर जेल के अंदर बंद था उस दौरान इसकी मुलाकात कई गैंगस्टर्स से हुई थी। ये काफ़ी बड़े गैंगस्टर थे और उसी दौरान उसी जेल के अंदर सुंदर भाटी भी बंद था और वहीं पर पहली मुलाकात इसकी सुंदर भाटी से हुई थी। और उसके बाद खबरें कुछ ऐसी भी आई कि कई वारदातों में सुंदर भाटी के लिए इसने काम किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अब साफ होता जा रहा है कि ये जो लोग हैं, ये जो शूटर हैं, ये भाड़े के शूटर, किसी के कहने पर इन्होंने हो सकता है इस पूरे दौरे हत्याकांड को अंजाम दिया हो। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार इस पूरे इस शूटआउट का मास्टरमाइंड कौन है, किसके इशारे पर इन्होंने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 20 सिक्योरिटी के बीच में गोलियां मारी। जी पीके जैन साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पूर्व आईपीएस ऑफिसर। जैन साहब, सबसे पहले मैं अब आपसे यह जानना चाहूंगा, जिस अंदाज में इस डबल मर्डर को अंजाम दिया गया है, पुलिस की कस्टडी में दोनों अपराधियों को हथकड़ी लगाकर पुलिस उस वक्त ले जा रही थी। आमतौर पर इस तरह के केसेस में जहां पुलिस की लापरवाही सामने आए, इस तरह से इन्वेस्टिगेशन में, हालांकि इस मामले की न्यायिक जांच होगी, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया जाता है और पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है क्या? समीर जी नमस्कार। जहां तक मुझे जानकारी है कि ऑलरेडी कुछ पुलिस वाले जो ड्यूटी पे थे उनके खिलाफ तो कार्रवाई ऑलरेडी हो गई है। जांच जरूर होगी इस केस में, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के जांच के ऑर्डर दिए जाएंगे। और जहां तक ये प्रोफेशनल जॉब या उसका प्रश्न है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्रोफेशनल जॉब है। देखिए जिस हिसाब से पिस्टल चलाई गई है, जिस हिसाब से बार बार फायर किया गया है और बहुत ही एक्यूरेट फायरिंग हुई है। एक तो जो पहली गोली थी वो तो बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से थी, लेकिन जिस अंदाज से वो गोली मारी गई है
वो प्रोफेशनल काम है। उसके बाद में जो बार बार गोलियां मारी गई, जो आखिर का आपका जो एक सीन आप बार बार दिखा रहे हैं, बिल्कुल, तो उसमें जो 4, 5, 6 गोलियां जो मारी गई हैं वो बिल्कुल प्रोफेशनल है और बहुत एक्यूरेट बहुत है। अतीक अशरफ हत्याकांड पर जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बयान आ चुका है। अतीक को सताए हुए परिवारों की बद्दुआ लगी है, जनता को सताया और जमीनों पर कब्जा कर लिया। ईश्वर ने अपना निर्णय दिया, यही कह सकते हैं। क्या कुछ कहा, ये सुनवाते आप। मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता को जिस तरह से इन्होंने सताया और ज़मीनों पर कब्जे किए और तमाम लोगों को जो है इन्होंने दुनिया से विदा कर दिया, उनके परिवार, उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी पत्नी और भाई सभी की बद्दुआएं लगी और ईश्वर ने उसका निर्णय दिया है, यही कह सकता हूं मैं। और नावेद सिद्दीकी हमारे साथ बने हुए। नावेद जी, सुना आपने धर्मवीर प्रजापति को, वो कह रहे हैं कि जो सताए हुए पीड़ित थे उनकी बद्दुआ लगी अतीक को। आपकी प्रतिक्रिया और साथ में ये भी बताइए, जो स्टोरी आप बता रहे थे, गब्बर कौन है? हाँ, गब्बर सिंह की बात तो अधूरी रह गई बीच में। देखिए, उसमें भी 2 लोगों को ढूंढने वो निकले थे और 3 लोग थे, तो वो खाली लौट आए थे। तो उससे जब गब्बर सिंह ने कहा, उनको सजा दी। अब ये 3 डर गए कि अब हमारा क्या होगा, इसलिए इन्होंने इसको अंजाम दे दिया कि हमारा सरदार उस बार खुश नहीं हुआ था, इस बार तो खुश हो। लेकिन सरदार कौन है, ये जांच का विषय है, इसमें कोई कह नहीं सकता, इसमें उच्च स्तरीय जांच हो। लेकिन हम लोग ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब सजा सुना दी, न्यायालय जब सजा सुना रहा है, न्यायपालिकाएं जब सजा सुना रही, तो उसके जब बाद आप इतनी लंबी कहानी सुना रहे हैं नावेद जी, फिल्मी कहानी भी आपने इसमें ऐड कर दी, तो ये बताने की भी जहमत करेंगे कि अतीक अहमद बना कैसे? उसके पीछे कौन सी पार्टी थी या कौन सी पार्टियां थी? नहीं, देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं और बहुत से दल में हैं। अभी मेरे पास लिस्ट रखी है, आपके शो का वक्त शायद कम होगा, लिस्ट में नाम ज्यादा है। अभी आप कहानी की बात कर रहे थे, ये तो साक्षात्कार देखिए शोले। अभी मैंने सुना विपिन चौबे जो बता रहे थे कि जो मारने वाला था उसका नाम कालिया था। अरे तो गब्बर सिंह के भी एक आदमी का शूटर का नाम कालिया था उसमें, अगर आपने देखी हो। अब आप ये जो उधेड़बुन में, नहीं नावेद साहब, आप जो उधेड़बुन में लगे हैं, सवाल ये है कि जैसा कि समीर जी ने पूछा कि इससे पहले मुलायम सिंह यादव के साथ भी करीबी रिश्ते रहे अतीक अहमद के, और उसके बाद अखिलेश यादव के साथ भी रहे। अतीक अशरफ को गोली लगने से पहले क्या हुआ, किस तरह से अटैकर्स ने, यानी किलर्स ने, हमलावरों ने अतीक अशरफ को गोली मारी, किस तरह से प्रयागराज के माफिया का प्रयागराज की सड़क पर ही अंत हुआ, हम आपको फ्रेम दर फ्रेम पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। तो नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना? आईडी वो हम दे देंगे तुमको। मेन बात ये है कि वक्त रात 10:37, जगह प्रयागराज, वारदात अतीक अशरफ का मर्डर। प्रयागराज पुलिस माफिया अतीक अहमद और अशरफ पुलिस जीप से कॉल्विन अस्पताल के बाहर उतरे। जीप से सबसे पहले काली कमीज पहने अशरफ उतरा। अशरफ के नीचे उतरते ही अतीक जीप से बाहर आया। दोनों के हाथों में हथकड़ी थी, लेकिन जीप से उतरने से पहले अतीक पास में खड़े लोगों की तरफ देखता है और किसी को इशारे से बुलाने की कोशिश करता है। भाई तार। जीप से उतरकर अतीक और अशरफ 6 पुलिस वालों के घेरे में मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। इस दौरान माफिया ब्रदर्स से पत्रकारों के सवाल शुरू होते हैं। मीडिया कर्मी दोनों से असद के जनाजे में शामिल न होने पर सवाल पूछते हैं। अतीक कहता है, गुड्डू मुस्लिम तो नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना? आईडी वो हम दे देंगे तुमको। नहीं गए। मेन बात ये है कि सवालों के सिलसिले के बीच अशरफ भी मीडिया से बातें करता है। मेन बात ये है कि
इसी बीच हमलावर आगे बढ़ते हैं, मीडिया की भीड़ में दाखिल होते हैं। हमलावर नजदीक पहुंचता है और अतीक की कनपट्टी पर रिवॉल्वर सटाकर फायर कर दिया। सिर में पहली गोली लगते ही अतीक जमीन पर ढेर हो गया। अतीक को जहां सिर पर गोली मारी गई, वहीं अशरफ के सीने पर पहली गोली लगी। तीनों हमलावरों ने पूरे 10 सेकंड तक दोनों भाइयों पर 22 राउंड फायर किए। हत्याकांड में माफिया अतीक और अशरफ मौके पर ही ढेर हो गए। प्राथमिक जानकारी के अनुसार 3 लोग मीडिया कर्मी बन के आए और वो मीडिया कर्मी बन के उन्होंने वहाँ पे बाइट लेने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया है। इसमें 3 लोगों को भी पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ अभी हम कर रहे हैं और इसमें इनकी अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। क्या हो रहा है? इसके अलावा एक पत्रकार हैं जो ANI के हैं, मैं उनके नाम अभी नहीं डाइवर्ज कर रहा हूँ, लखनऊ के पत्रकार हैं ANI के, इनके चोट आई है। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। वारदात में एक पत्रकार और एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। इस तरह महज 48 सेकंड में माफिया अतीक का हमेशा के लिए द एंड हो गया। पंकज झा के साथ विपिन चौबे, प्रयागराज, TV9 भारतवर्ष। प्रत्यूष हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हैं। प्रत्यूष, एक तरफ प्रयागराज में पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। उन तीनों हमलावरों की और डिटेल निकालने की कुछ पुलिस भी कोशिश कर रही है जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आपके पास और क्या इंफॉर्मेशन हाथ लगी है अरुण मौर्य के बारे में? जी, तीनों हत्यारों की डिटेल पुलिस खंगाल रही है। TV9 भारतवर्ष भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उनकी क्राइम कुंडली खंगालने की कोशिश कर रहा है। और जो अरुण मौर्य और कालिया के बारे में मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है यहां पर गांव में आकर के, 13 साल पहले मैं आपको बैक ले जाऊंगा। 2023 की बात है, हम आपको 2010 में ले चलेंगे जहां से उसकी क्राइम की शुरुआत होती है। हमारे साथ हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं अशोक। ये बता रहे हैं कि जिस वक्त 2010 में अरुण मौर्य और कालिया ने पहले हत्याकांड को अंजाम दिया था, उस वक्त उस कोच के बगल वाले कोच में आप मौजूद थे। हाँ, मैं बगल के बारे में बताइए। हाँ, ये जो ट्रेन थी वो बरेली से चलकर कासगंज जा रही थी। हाँ। जब मैं सोरो से बैठा था तो समथिंग 10 बज के रात को 13 मिनट की घटना थी गोरा नहर के पास। अचानक बराबर कोच में गोली चलने की आवाज आई। हाँ। तो हमने घबरा गए थे, मेरे कोच में 4 लोग थे। तो मैंने तत्काल गाड़ी की चारों शीशे बंद किए, ट्रेन के सारे गेट बंद करके अपने कोच की लाइट बंद कर दी। तो मैंने देखा कि बराबर वाले से डिब्बे से कोच से आवाज आ रही है बहुत तेज, चीखने चिल्लाने पे। कांस्टेबल को गोली कहाँ मारी थी? गोली सिर पे मारी गई थी। ऊपर सिर पर गोली मारी गई? सिर पे गोली मारी गई थी। ऊपर बर्थ पे जो बदमाश बैठा हुआ उसने तत्काल जैसे वो चेकिंग कर रहे थे ऊपर से सीधा शूट किया। गैंग में ये गाड़ी उसी ट्रेन में उसी डिब्बे में बैठा हुआ था। उसके बाद जब जो कासगंज सिटी के पास अचानक ये जो अपराध की कहानी है वो कासगंज से सामने आ रही है। एक अपराधी अरुण मौर्य के बारे में प्रत्युष बात कर रहे हैं, कैसे 10 साल से वो अपराध की दुनिया में था जैसा कि बताया जा रहा है। और ये भी कि इससे पहले सनी का जो अपराधी सनी का भी कनेक्शन सुंदर भाटी गैंग से आ चुका है। हमीरपुर से सनी का ताल्लुक है। और TV9 संवाददाता के अतीक अशरफ हत्याकांड के आई विटनेस से बात की है TV9 संवाददाता ने, जिनका ये दावा था कि गाड़ी से उतरने के बाद अतीक महज 10 कदम ही चला होगा जब उस पर फायरिंग शुरू हो गई। सुनिए जरा। नहीं, पुलिस वाले ने गोली फायर किया लेकिन वो बच गया। हाँ। ठीक, इसके बाद पुलिस वाले ने कम से कम 10-12 पुलिस वालों ने तीनों लोग को पकड़ा चारों तरफ। कितनी गोली पुलिस वालों की तरफ से चली ये तो हमने नहीं देख पाया। मैं अपनी पहले जान बचाए, फिर इसके बाद मैंने अच्छा, वो जो मीडिया कर्मियों की शक्ल में थे, क्या इससे पहले कभी आपने उनको देखा था? नो, कभी मैंने नहीं देखा। आपको लगा नहीं कि ये कौन से लोग हैं, कहाँ आ गए हैं? हम लोगों के साथ जो हमारी लोकल की टीम थी वो थी। हाँ। और बाहर की 2 टीमें थी जिससे वो बात कर रहे थे। हाँ। अतीक अहमद और अशरफ दोनों लोग बात कर रहे थे उसी टाइम ये घटना हुई। अच्छा, ये बताइए, अतीक अहमद इसी रास्ते, विनय थोड़ा सा रास्ता दीजिए, इस रास्ते से उनको गाड़ी लेकर आती है, ठीक है? इसी गेट के सामने, जिस गेट के सामने इस वक्त हम खड़े हैं, इस गेट के सामने उनको रोकती है। वो मेडिकल के लिए जाते हैं और मेडिकल करा, कितनी देर में मेडिकल हुआ? मेडिकल नहीं हुआ, 10:31 पे ये गोली कांड हुआ। नहीं, अतीक मेडिकल करा चुके थे या मेडिकल करा के वापस आ रहे थे? नहीं, मेडिकल कराए नहीं थे, वो मेडिकल के लिए जा ही रहे थे।
मैक्सिमम 10 कदम ये चले थे तब इनको पहली गोली मार दी गई। मतलब जब पुलिस इनको धूमनगंज थाने से लेकर आई है, गाड़ी से ये उतरते हैं, 3 कदम चलते हैं, मीडिया कर्मी इनको रोकने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उसी दौरान गोली चल जाती है। ये तमाम तीनों जो तीनों मीडिया कर्मी जो थे, क्या वो पहले से खड़े थे, इंतजार कर रहे थे उनका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फॉलो करके आ रहे थे? फॉलो, हमें लग रहा है कि वो शायद ही फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ मौजूद थे, उनको देख नहीं पाए थे। हम लोग केवल अपना काम कर रहे थे, उसी टाइम अचानक फायर हुआ। हम लोग तुरंत अपने पीटीआई, पंकज नाम है उनको लेके मैं सीधे अपने ऊपर लेट गया। मैंने कहा कि उनके बच्चे हैं, पहले उनको मैं बचा लूंगा, मेरे गोली लगेगी चलेगी, लेकिन पहले उनका परिवार है, उनको मैं बचाऊंगा। मैंने कुछ सवाल आप करना चाह रहे थे? मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आप लोग भी कहते हैं उनके पीछे पीछे चल रहे थे, तो क्या लग रहा था कि वो लोग उसी समय से पीछे से आ रहे थे, पहले से खड़े थे? नहीं, वो हमें लग रहा है कि यहाँ पे वो नहीं थे, हो सकता है वो पहले भी आए हों, हो सकता है वो यहाँ ऑलरेडी इन्हीं जैसे यहाँ पे पूरी पब्लिक खड़ी थी उसमें भी रहे हों। हम लोग को कभी वो दिखे नहीं थे। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जब आपके सामने अतीक का काफिला आया, अरशद अतीक के साथ कितने पुलिसकर्मी और कितनी गाड़ियां थी, जरा उसकी डिटेल बताइए, तफसील से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। 3 गाड़ियां थी। कौन कौन सी गाड़ी थी? पहला बोलेरो था, दूसरा जीप था, तीसरी स्कॉर्पियो थी। कुछ लोग बैठे थे बोलेरो में, 4-5 लोग बैठे थे इनके साथ, अशरफ अतीक के साथ, और छठवीं जो तीसरी गाड़ी थी उसमें कुछ पुलिस वाले लोग मौजूद थे। अच्छा, कल से अतीक को 3 गाड़ियां लेकर घूम रही हैं, ये वही गाड़ियां थी जो कल उसको कौशाम्बी लेकर गई थी? संभवतः वही थे। कुल कितने पुलिसकर्मी रहे होंगे और कितने पुलिसकर्मियों के हाथ में हथियार आपने देखा था और कितने बिना हथियार के? मैं नोटिस नहीं किया, मैं सीधे लेट गया, इसके बाद कुछ नहीं मैं देख पाया। तो देखिए, चश्मदीद की जुबानी पूरी कहानी हमने आपके सामने रखी और इस वक्त एक ताजा अपडेट हमारे पास आ रही है। 3 थानों में से किसी एक में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता सरेंडर कर सकती है, यह जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के आधार पर 3 थाने हैं और इन 3 थानों में से किसी में भी शाइस्ता सरेंडर कर सकती है। एक तो है धूमनगंज, दूसरा है खुलदाबाद और तीसरा है पूरा मुफ्ती। इन तीनों थानों में से किसी एक में शाइस्ता परवीन, जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, इस मामले की मास्टरमाइंड उसे माना जा रहा था। यानी उमेश पाल का मर्डर जिस अंदाज में अंजाम दिया गया, उसमें वो मास्टरमाइंड मानी जा रही है, वांटेड है, वांछित है, और आज वो इन 3 थानों में से किसी एक में सरेंडर कर सकती है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। जैन साहब, इस मामले में जिस तरह से परिस्थितियां अब नजर आ रही हैं, उसके आधार पर आपको लगता है कि अतीक अहमद के गैंग के सामने अब ज्यादा ऑप्शंस नहीं रह गए? आज शाइस्ता के सरेंडर की खबर एक बार फिर सामने आ रही है कि वो ऐसा कर सकती है। देखिए, ये पूरा परिवार गैंगस्टर है। उनकी पत्नी शुरू में तो उन्होंने सिस्टम के ऊपर काफी एलिगेशंस लगाने की कोशिश की और बाद में पता चला कि वो खुद ही मास्टरमाइंड हैं। उनकी बहन, उनका भी वही हश्र हुआ। दोनों बेटे हैं वो जेल में हैं, 2 छोटे वाले हैं वो अभी किसी बाल सुधार गृह में रखे गए हैं। तो इनका पूरा परिवार जो है वो गैंगस्टर है। हालांकि ये अभी 3 व्यक्ति उसमें से कम हो गए, लेकिन बाकी के बचे हुए 3 व्यक्ति भी अभी काफी खतरनाक हैं। हालांकि वो जेल में है, एक भगौड़ा है, लेकिन उनकी कार्रवाइयों के ऊपर काफी हद तक लगाम लग जाएगी, काफी हद तक कंट्रोल होगा और मुझे लगता है कि इनका हालत देख के बाकी लोगों को भी सबक मिलेगा। वहाँ बहुत सारे यूपी में और बहुत सारे माफियाज हैं, माफिया डॉन हैं। लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरह से अब अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा गया है, ये फीलिंग भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है कि अतीक को मारकर उससे कोई एक बड़ा गैंग जो है वो स्थापित कर दिया जाए? कहीं ना कहीं एक ये भावना भी नजर आ रही है, फेमस होने की भावना, कि अपराध करो और फेमस हो जाओ, मशहूर हो जाओ। देखिए, फेमस होना एक बात है, ये जो तीनों लड़के पकड़े गए हैं इतनी जल्दी इनका छुटकारा होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी घटना कैमरे पे कैद हो गई। उन्होंने जिस हिसाब से ये एग्जीक्यूशन स्टाइल मर्डर्स हैं ये, तो जैसे उन्होंने एग्जीक्यूट किया है दोनों माफियासों को, तो इसलिए वो जल्दी छूटेंगे नहीं, उनके ऊपर काफी सख्त रेकी भी की गई इनकी तरफ से, जल्दी छूटेंगे तो नहीं, सख्त से सख्त सजा भी मिलेगी, ये भी बात सामने आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर ये जरूर सवाल उठ रहे हैं कि कई तरह के लैप्सेस, कई तरह की जो लापरवाहियां हैं वो सामने आई हैं और ये हत्याकांड को अंजाम देने में सफल रहे ये अपराधी।